और रात 8 बजे सिर्फ जनता टीवी पर। सर्दी खांसी हो, जोड़ों का दर्द हो, कैंसर, टीबी हो या कोई और खतरनाक बीमारी, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट की झंझट खत्म। अब बस फोन घुमाइए 011-4321-4321 पर और मशहूर कालरा हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से लीजिए सलाह, वो भी बिल्कुल फ्री। देखिए सोमवार से शनिवार हर रोज दोपहर 3:30 बजे डॉक्टर लाइव में। राजनीति के गलियारों में जब मचती है हलचल, सत्ता की चाहत जब जनता को करती है गुमराह, सियासत की उठापटक के बीच जब समझ न आए खबरों की हकीकत, तो देखें जनता टीवी। हम दिखाएंगे आपको निष्पक्ष और सीधी खबर। मुख्यमंत्री हुड्डा ने माना विकास के लिए अंग्रेजी है जरूरी। Maybe 100,000, more than 100,000 people, just boys go to Gurgaon in the morning, come back to Delhi. But I tried to find why Haryanis are not there, and this is the thing, communication skill. मुख्यमंत्री के आह्वान पर जनता टीवी ने की पहल। हिंदी से हम अंग्रेजी कैसे बनाएं, ये सिखाएंगे। जनता टीवी की इंग्लिश क्लास। कुछ ऐसे वाक्य जो हम स्पोकन इंग्लिश में आमतौर पे बोला करते हैं, वाक्य पूरा बनाना सिखाएंगे आपको। घर बैठे अंग्रेजी सीखिए दोपहर 3 बजे और रात 11:30 बजे सिर्फ जनता टीवी पर। खबरें तो सभी दिखाते हैं, खबरों की तह तक हम जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस हमारी, फैसला अपना। हर खबर पर हमारी नजर। तो हमेशा की तरह आज भी एक खास अहम मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बदलते वक्त और बदलते दौर में हरियाणा की राजनीति भी बदल गई है और बदल रहे हैं समीकरण भी। नहीं रहेंगे आप बेखबर। अपनी ख्वाहिशें और हसरतें जब इतनी ज्यादा हावी हो जाती हैं तो शायद कहीं पार्टी विचार हमसे जो टकराई वो दीवार भी गिरी, दादागिरी अपन की दादागिरी। जी हाँ, बिल्कुल दादागिरी, आसाराम की दादागिरी। नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के आरोपों से घिरे आसाराम की जो न्यायिक हिरासत है वो बढ़ा दी गई है और जोधपुर की जिला अदालत में पेशी के दौरान जज ने फैसला सुनाने में सिर्फ 2 मिनट लिए और उन्हें 30 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश भी दे दिया। आपको बता दें कि आसाराम अपनी दादागिरी से बाज नहीं आ रहे हैं और ख़ास तौर पर जो उनके अपने हैं, जो उनके डेरे के अपने समर्थक हैं, लोग हैं, उनकी दादागिरी बरकरार है। पहले मीडिया से दादागिरी कर रहे थे और उसके बाद फिर जो पुलिस वाले थे उनको धमकियां दी, जो पीड़िता के परिवार वाले हैं उनको धमकियां दी जा रही हैं और अब जो वकील हैं उनको भी धमकियां दी जा रही हैं कि सरकार बदलने दो फिर तुमको देख लेंगे। बहरहाल पहले आइए नज़र डालते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। जो टकराई वो दीवार भी गिरी, दादागिरी अपन की दादागिरी। राम नाम जपने वाले आसाराम की आशाओं पर अब तो राम ने भी उनका साथ छोड़ दिया है, क्योंकि उन्हें एक और तगड़ा झटका जो लगा है। नाबालिग से यौन शोषण के आरोपों में जेल में बंद आसाराम की जमानत पर सुनवाई करते हुए जोधपुर हाई कोर्ट ने उनकी तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने आसाराम को फिर से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब आसाराम को 30 सितंबर तक जेल में ही रहना होगा। गौरतलब है कि आसाराम की न्यायिक हिरासत सोमवार को खत्म हो रही थी। 16 साल की नाबालिग ने 20 अगस्त को दिल्ली में आसाराम के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया था। इसके बाद 1 सितंबर को उन्हें इंदौर से गिरफ्तार किया गया। आसाराम अभी भी जोधपुर केंद्रीय कारागार में न्यायिक हिरासत में कैद हैं।
इससे पहले जिला और सत्र न्यायाधीश ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया था। उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि 16 सितंबर यानी सोमवार को पूरी हो गई थी। निचली अदालत ने 4 सितंबर को उनकी जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद आसाराम ने हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन जोधपुर हाई कोर्ट के इस फैसले से एक बार फिर उनके हाथ मायूसी ही लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। आरोपों से घिरे आसाराम की मुश्किलें जहां खत्म नहीं हो रही, वहीं लीलाधारी बंद है, लेकिन लपटों की लीला बंद नहीं हुई और पीड़िता के परिवार वालों को लगातार दी जा रही हैं धमकियां। आसाराम के चेले अब पीड़िता को अपने बयान को बदलने की धमकियां देने लगे हैं। पीड़ित पक्ष के वकील मनीष व्यास ने रविवार को एक ऑडियो टेप के जरिए इस बात का खुलासा किया, जिसमें शाहजहानपुर आश्रम का सेवादार श्याम पेंटर पीड़ित के पिता के दोस्त शिवनाथ से कह रहा है कि अगर लड़की ने बयान नहीं बदला तो उसे जान से मार दिया जाएगा। सरकार बदलेगी तो जान से हाथ धो बैठोगे, बेहतर होगा अभी से बयान बदल दो। अब पीड़ित परिवार खौफ के साए में जी रहा है। इस परिवार को लगातार धमकियां दी जा रही हैं। तो बिल्कुल आसाराम की दादागिरी यूं की तूं बरकरार है। हालांकि वो जेल की सलाखों के पीछे से हैं, लेकिन अभी भी रस्सी जल गई, बल नहीं गया, कुछ ऐसा ही लगता है। तो आसाराम लगातार धमकियां दे रहे हैं, उनकी दादागिरी बरकरार है। एक तरफ धर्म का चोला पहने हुए ये लोगों को इस तरह की हरकतों से दूर रहने की नसीहत देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो रवैया इनका और इनके जो चेले हैं, जो समर्थक हैं, उनका देखने को मिल रहा है, वो जरूर कहीं ना कहीं अपने आप में कई तरह के सवाल खड़ा करता है। अब कि बाबा आसाराम पहले भी अपनी दादागिरी दिखाते आए हैं। पहले मीडिया वालों पर वो चिल्लाते रहे, उसके बाद पुलिस वालों को जब समन देने गए तो उनको घंटों इंतजार करवाया, वो भी उनकी दादागिरी थी। और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स थे उनको भी धमकाने की कोशिश की, और अब पीड़िता के जो परिवार वाले हैं उनको धमकाया जा रहा है। इसी बीच निलॉय दास गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, हाईकोर्ट के वकील हैं। निलॉय, अभी जो घटनाक्रम चल रहा है उसके तहत आसाराम बापू की जो बेल है वो आज भी उसकी डेट पोस्टपोन हो गई है। ऐसे में पूरे केस में आपको क्या लगता है? देखिए, बेल का एक प्राइमरी नियम है जी, जिसमें हम लोग हमेशा ये लिखते हैं कि अगर इस आदमी को बेल पे छोड़ा गया किसी भी जुर्म के लिए हो जी, तो वो इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस में दखल अंदाजी नहीं करेगा या किसी को बिगाड़ने की कोशिश नहीं करेगा या जो गवाह हैं उनको तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। हाँ। ये सबसे पहला अंडरटेकिंग होता है कोर्ट के सामने जी, और उसके बेसिस प्राइमरी उसको बेसिस मान करके कोर्ट देती है। लेकिन यहाँ जो भी चीजें इनके सामने आ रही हैं कि वो धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही खुद न करें लेकिन उनका रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है ये। हाँ। तो ये तो खुद बचने की कोशिश करेंगे बाद में कि भाई वो मेरा आदमी नहीं है, मेरा इंस्ट्रक्शन नहीं था, उन्होंने अपने खुद किया है, लेकिन उसके ऊपर कोर्ट नहीं जाएगी। अगर इस तरह का इल्जाम लगा है और जब पुलिस वाले को भी धमकाया गया है, आईओ को, तो इस केस में तो कोर्ट ने वाजिब फैसला लिया है कि ये आदमी अगर बाहर गया तो ये पूरे जुडिशियल जो प्रोसेस है उसको ये इंटरवीन करेगा। निलॉय, आपसे एक बात और जानना चाहते हैं कि जिस तरह से आसाराम अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं या फिर उनके चेले उनकी शह पर दादागिरी दिखा रहे हैं, वकील के पास भी इस तरह के फोन जाते हैं धमकाने के, और यहाँ तक कहा जाता है पीड़िता के परिवार वालों को भी कि सरकार बदलेगी तो देख लेंगे, तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, जान की जो है धमकी दी जाती है। तो ऐसे में ये दादागिरी तो अंदर रह के भी बंद नहीं हो रही है, बरकरार है। तो कानून की नजर में ये सब क्या है? ये लोग काफी दिनों तक अपने पावर को एंजॉय करते आए हैं। हाँ। वो खुमार अभी इनके दिमाग से टूटा नहीं है कि भाई अब ग्राउंड फ्लोर पे आ जाओ, जमीन के नीचे से देखो कि क्या हो रहा है। उसी खुमार में ये बोले जा रहे हैं, इनका हर चीज का इनको फल भोगना पड़ेगा। निलॉय, आप बने रहिए हमारे साथ आचार्य प्रमोद भी जुड़ गए हैं। आचार्य जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगी कि आस्था, लोग बेहद आस्था रखते हैं बाबाओं में और पूरा भरोसा करते हैं, लेकिन जब इस तरह के मामले आते हैं तो आस्था को ठेस तो लगती ही है, लेकिन जब बाबा दादागिरी पे उतर आते हैं तब तो शायद आस्था और बिखरने लगती है।
इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति जो अपराध करता है वो उसका व्यक्तिगत अपराध माना जाता है जी। तो अगर बापू के ऊपर, आशाराम जी के ऊपर ये चार्ज लगा है तो उसके दोषी वो हैं, ना कि सारा संत समाज। भारत के किसी भी संत ने आशाराम बापू का समर्थन नहीं किया है जी। और ये इस बात का प्रमाण है, सबूत है कि सारे लोग इससे बहुत दुखी भी हैं और आक्रोशित भी हैं जी। तो उसके बाद वो जेल में है। हाँ। भारत में कानून है, ये दिखाया है कानून ने जी। और जो बाद की बातें आपके माध्यम से पता चल रही हैं कि वो धमकी दे रहे हैं उनके लोग, तो उसकी जांच चल रही है। मैं समझता हूँ उनको उसका कोई ना कोई सही जवाब मिल जाएगा। आचार्य जी, आपकी बात काफी हद तक सही है, लेकिन एक बात जो आपसे जानना चाहते हैं वो ये कि एक तरफ आपके नाम के आगे बाबा लग जाता है, लोग आपको एक ऊंचे सिंहासन पर बिठा देते हैं, आपसे बहुत सी उम्मीदें जुड़ जाती हैं, लोग आपसे सीखते हैं, समाज आपसे सीखता है, लेकिन वही बाबा जब दादागिरी करते हैं, कभी मीडिया के साथ तो कभी लोगों के साथ, तो कभी उनके चेले दादागिरी पर उतर आते हैं, धमकियां देते हैं और फिर यहाँ तक कह दिया जाता है कि सरकार हमारे हाथ में है, सरकार बदलेगी तो तब देख लेंगे। तो ऐसे में कहाँ बाबा शब्द का जो ये प्रयोग साथ में करते हैं, जो नाम इनके लगता है, वो दोहरे मापदंड क्यों, किस तरह का ये चलन चल पड़ा है? देखिए, ऐसा है, जो जैसा करता है उसका फल जरूर मिलता है, देर सवेर हो जाती है। तो अगर ऐसा किया तो उसका वो जेल में तो है, तो जेल में है, जेल में क्यों है? जिस व्यक्ति की जय जयकार हो रही थी वो आज जेल में है, 15 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, पूरे देश में तू हो रही है और उसका नतीजा उन्हें मिल रहा है, परिणाम मिल रहा है। आचार्य जी, तो इसमें बाबाओं का, सारे बाबाओं का, संतों का दोष थोड़ी है कोई। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि संत समाज को सामने आकर या फिर इस तरह की कोई पहल अब करनी चाहिए, बेहद जरूरी हो गया इन हालात में कि संत समाज कोई गाइडलाइंस तय करे या फिर कोई एक कोड ऑफ कंडक्ट तय करे? देखिए, कोड ऑफ कंडक्ट जो है, कोई बाबा नौकरी करने के लिए तो बनता नहीं है। साधु बनना, सन्यासी होना, बाबा बनना, ये वैराग्य का विषय है, अपना निजी विषय है, आत्मानुभूति का विषय है। इस पे कोई कोड ऑफ कंडक्ट लगाना जैसी बात जो है, ये मुझे नहीं लगता कि प्रैक्टिकल हो पाएगा। लेकिन ये तो अपनी अपनी निजी मामलात हैं कि जो गलती करेगा उसकी सजा भोगेगा। आशाराम बापू ने अगर गलती की है तो सजा भोग रहे हैं। लेकिन ऐसे में ऐसा भी तो होता है कि अगर बेल मिल जाती है, छूट जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, भले ही किन हालात में, तो लोगों की आस्था फिर कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर उन्हें गुमराह कर दिया जाता है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, अगर कोई व्यक्ति अभी भी कहता है कि आशाराम बापू जी के साथ में हूँ, तो फिर उसकी श्रद्धा पर या उसकी आस्था पर हम प्रश्न चिन्ह लगाने वाले कौन हैं? ये तो आस्था जिसकी है या जिसका विश्वास अभी भी नहीं डिगा है, तो भाई मैं तो उस भक्त को प्रणाम करूंगा। नहीं, लेकिन आचार्य प्रमोद, जो संत समाज का ठेकेदार बनता है, जो समाज को सही दिशा देने की बात करता है, क्या उसके कंधों पर यह बोझ नहीं कि समाज को और लोगों को और वाकई सही दिशा देनी है और ऐसे बाबाओं को भी एक सबक देना है जो आस्था के नाम पर लोगों से खिलवाड़ करते हैं और दादागिरी भी झाड़ते हैं? देश का एक भी संत बताओ जो आशाराम बापू के इस कृत्य में साथ खड़ा हो, तो ये सजा देने से कम है क्या? जिस व्यक्ति के लाखों फॉलोअर हों, उनके साथ संत समाज का कोई व्यक्ति नहीं खड़ा है, तो इसलिए सारे संतों पर आप उंगली उठाएंगे तो दिक्कत पैदा होगी। चलिए, शुक्रिया आचार्य प्रमोद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आचार्य प्रमोद, जिनका ये कहना है कि सजा मिल रही है और कानून अपना काम करेगा, लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि क्या संत समाज को जो धर्म का ठेकेदार बना बैठा है, उसे सामने आकर जो उसे समाज को सही दिशा देने का ठेका लिया है, क्या उसके कंधों पर ये बोझ नहीं है कि वो वाकई में इन बाबाओं के खिलाफ भी खुलकर आवाज उठाए? तो वहां कहीं ना कहीं खामोशी जरूर दिखाई देती है। ब्रह्म प्रकाश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। ब्रह्म प्रकाश जी, जानना चाहूंगी, आसाराम बापू की जिस तरह का ये पूरा मामला सामने आया और आसाराम बापू की दादागिरी अभी भी बरकरार है, जिस तरह से वो धमकियां दे रहे हैं, पहले वो मीडिया को धमकियां दे रहे थे, अब पीड़िता के परिवार वालों को धमकियां जा रही हैं, कभी वकील को धमकियां जाती हैं, तो कभी ये कह दिया जाता है कि सरकार बदलेगी तो देखेंगे। ये पूरा जो मामला है, इसे समाज की नजर से किस तरह से देखते हैं? जी ब्रह्म प्रकाश जी, ब्रह्म प्रकाश जी, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? शायद ब्रह्म प्रकाश जी से हमारा संपर्क नहीं है। निलॉय हमारे साथ बने हुए हैं।
सुनील, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? सुनील हमारे साथ हैं, मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं आसाराम बापू के। सुनील जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? नहीं आ रही आपकी ठीक। सुनील, आपको आवाज आ रही है? सुनील, आप सुन पा रहे हैं हमें? सुनील से शायद संपर्क नहीं है। दोबारा से सुनील से बात करने की कोशिश करेंगे। मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं आसाराम बापू के। निलॉय हमारे साथ हैं, जो एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। निलॉय, आप तक हमारी आवाज आ रही है? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। निलॉय, जिस तरह से ये दादागिरी है बाबाओं की, आपने आचार्य प्रमोद की भी बातें सुनी, कोई कोड ऑफ कंडक्ट की वो बात नहीं करते हैं, बाबाओं की दादागिरी की जो हम बात करते हैं, ऐसे में कानून की नजर में ये क्या है? देखिए, दादागिरी का जहाँ तक सवाल है, ये तो और कोई कोड ऑफ कंडक्ट तो हो नहीं सकता प्रैक्टिकली। दादागिरी अगर वो दिखा रहे हैं तो हर धमकी के ऊपर, हर लफ्ज के ऊपर उनके खिलाफ अलग अलग चार्जेस बनेंगे और हर का ट्रायल होगा। हाँ। अगर उनके खिलाफ ये सबूत मिल जाता है तो उसके लिए भी उनको अलग से सजा का ऐलान होगा। और जहाँ तक ये है कि सरकार बदलूंगा तो देख लूंगा, ये तो कोई भी पावरफुल आदमी बोल सकता है कि सरकार मेरे जेब में है, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इस तरह से होता नहीं है। ये सब बड़ी बड़ी बातें करना है कि लोग डर जाएं हमसे। कोई डरने वाला है नहीं। इन्होंने जो किया है उसका गुनाह का सजा तो मिलेगा। तो निलॉय, जिस तरह से अब राम जेठमलानी और बाबा आसाराम बापू का केस लड़ रहे हैं, तो लोगों की नजरें अब इस हाई प्रोफाइल केस पर कुछ और तरह से होने लगी हैं। हाई प्रोफाइल बाबा का केस, हाई प्रोफाइल लॉयर इस केस को लड़ रहे हैं, तो लोग अब किसी अलग नजर से इसे देखने लगे हैं। क्या कहेंगे? एडवोकेट का तो ड्यूटी है अपने क्लाइंट को डिफेंड करना। हाँ। तो अब ये नहीं है कि वो हाई प्रोफाइल है या वेदर ही इज गिल्टी और नॉट, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगी। चूंकि वो हाई प्रोफाइल हैं, तो हाई प्रोफाइल एडवोकेट उसको कर रहे हैं। ही कैन अफोर्ड राम जेठमलानी, तो राम जेठमलानी कर रहे हैं, वो अपना ड्यूटी कर रहे हैं, उनको उन्होंने एंगेज किया है, वो कर रहे हैं। निलॉय, हमारे साथ बने रहिए। सुनील हमारे साथ जुड़ गए, मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं बाबा आसाराम बापू के। सुनील, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी। सुनील, जिस तरह की ये बातें सामने आ रही हैं कि आसाराम बापू के जो समर्थक हैं, जो उनके आश्रम के लोग हैं, वो धमकियां दे रहे हैं पीड़िता के परिवार वालों को भी और वकील को भी, क्या कहना है? हाँ जी, ये आज की बात नहीं है। आपको तो ये बात अभी पता लगी है। मैं तो पिछले 15 दिनों से अखबार में पढ़ रहा हूँ। नहीं, ये लगातार चल रही है, ये लगातार पिछले 15 दिनों से चल रही है। शायद आपको पता नहीं है, पिछले 15 दिन पहले मैंने पढ़ा था अखबार में कि भाई लड़की के पिताजी को धमकी मिली है। उसके बाद जोधपुर के जो डीसीपी अजयपाल लामा जी का एक दिन स्टेटमेंट मैंने पढ़ा अखबार में कि उनको भी धमकी मिल गई। मतलब ये सारा मामला जो है, बापूजी की हर जमानत के पहले एक आदमी को धमकी मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि ये धमकी वो खुद लेते हैं, मिलती नहीं है। ये कानूनी दाव पेच लगाने के लिए कि जिसके आधार पर जमानत रोक दी जाए। क्योंकि सारा मामला ही बनाया हुआ है। नहीं तो सुनील, स्टेप बाय स्टेप। सुनील आपसे जानना चाहेंगे, जो वकील ने रिकॉर्डिंग की है जिसमें वो बता रहे हैं कि आपको जान से मारने की धमकी है और सरकार बदलेगी तो हम आपको देख लेंगे, उसके बारे में क्या कहना है? फिर रिकॉर्डिंग कर लो, जो मर्जी रिकॉर्डिंग कर लो। हाँ, ये वो जो आदमी धमकी दे रहा है वो आदमी श्याम नाम का आदमी, और उन्होंने मुझे बताया, किसी चैनल वाले ने कल बताया मुझे कि श्याम नाम के आदमी को धमकी मिली है। अब पूरे भारत में कितने श्याम होंगे जी, आप बताइए मुझे। हाँ, नहीं वो सारे श्याम, हाँ बताइए, वो हमारे ही लोग हैं, इसका मतलब ये कहना चाहते हो ना आप? ये तो पुलिस का मामला है, पुलिस इसकी जांच करे और बच्चे सामने लाए। सुनील, आपसे जानना चाहूंगी कि जो आसाराम बापू पर दादागिरी के जो आरोप है वो पहले भी लगते रहे कि वो लोगों के साथ भी दादागिरी करते हैं, कभी वो लोगों को धमकियां देते हैं, एक तरफ बाबा हैं दूसरी तरफ दादागिरी करते हैं, फिर वो मीडिया के कैमरों को के लोगों को दादागिरी दिखाते हैं, फिर कभी पीड़िता के परिवार के साथ दादागिरी होती है तो कभी पुलिस के साथ दादागिरी करते हैं। ये बाबा और दादागिरी, ये दोहरे चेहरे क्यों बोलते हैं बताओ आपको? जी, दादागिरी का आपके भाषा में दादागिरी मतलब क्या? हाँ, आप बताइए, आपके हिसाब से बाबा की दादागिरी क्या? लोग जो आपके हिसाब से बाबा की दादागिरी क्या? नहीं, दादागिरी मतलब क्या? हाँ, ये दादागिरी है, मतलब बापू जी को फंसाने के लिए तरह तरह के आरोप लगाने वाले दादा लोग हैं। हाँ। वो ऐसे असामाजिक तत्व है तो संस्कृति को तोड़ देना चाहते हैं। रही बात मीडिया की और कैमरे की, मैं बोलता हूँ IBN 7 के
रिपोर्टर ने यहाँ से आके इतनी बदमाशी की, हमारे आसाम से आग उठाने लग गया। और जब हम लोग उसको समझाने गए तो रिकॉर्डिंग किया कि भाई ये आदमी असम के मर्डर का केस लगाया आपके ऊपर, पुलिस को बोल के। मुझे तो देखते हुए मुझे अच्छा लगता है कि आदमी मीडिया के कैमरा तोड़ के क्या मिलेगा बोलो, आदमी मीडिया को मार। आपको लगता है कि बाबा दादागिरी नहीं करते हैं, उनके आचरण में दादागिरी है ही नहीं है, लेकिन वो स्टेज से भी इस तरह से कई बार लोगों से बात करते हैं जहां से वो लगता है कि वो अपनी दादागिरी पूरी चलाते हैं। आपकी तरफ हम लोग सज्जन नहीं है अपराध में भी। हाँ। तो हर प्रोफेशन में, हर इंडस्ट्रीज में अच्छे और खराब लोग दोनों ही होते हैं। चलिए सुनील, आप बने रहिए हमारे साथ आसाराम बापू के वकील जो हैं के मेनन, वो जुड़ गए हैं। मेनन जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल सुन रहा हूँ मैडम। मेनन जी, अभी मैं आपसे ये जो जानना चाहूंगी, जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि धमकियां दी जा रही हैं आसाराम बापू की तरफ से, जो समर्थक हैं वो उनके बिहाफ पर धमकियां दे रहे हैं कि बयान बदल दिए जाएं, इस पूरी बात को आप कैसे देखते हैं? ये सारी कंकॉक्टेड स्टोरियां तैयार करी जा रही हैं बापू जी को ताकि बेल ना हो जी। ये उसके लिए ये मसौदा तैयार करवा रहे हैं लोग, जो भी षड्यंत्र जिन्होंने रचा हुआ था। हाँ। आप क्या सोच रहे हैं बापू आसाराम जी या उसके साधक जितने भी अनुयायी हैं या वकीलों की टीम है, क्या ये संभव है कि हमें पता कि हमारी बेल एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी है और कोई उनको धमकी दे? ये संभव है? हाँ। क्या ये आपके गले उतरती है बात? अगर ये सीडी जो चलाए बैठा है मीडिया, इसको आप CFSL भेजो, इसकी ऑथेंटिसिटी मालूम होनी चाहिए और केस रजिस्टर करो और इन्वेस्टिगेशन करवाओ। बजाय उस पर चैनल पे चलाने के पहले इन्वेस्टिगेशन की होनी तो चाहिए थी। क्या एडमिसिबिलिटी है उसकी? तो मिस्टर मेनन, क्या आपका ये कहना है कि ये जो सारी चीजें कॉन्कॉक्टेड हैं, जो सारी चीजें बनाई गई हैं इनको डिफेम करने के लिए, इसके पीछे किसका षड्यंत्र है? इज इट अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड, या आप इसके पीछे किसी और चीज का दबाव डाल रहे हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये सारी चीजें मनगढ़ंत हैं। इट इज टू अर्ली। हाँ, बहुत अर्ली है। अभी चार्जशीट फाइल होनी है, इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, चार्जशीट दाखिल होने दो, ड्यूरिंग ट्रायल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब देख लेना, इंतजार तो करो, आप जुडिशरी में आस्था तो रखो। ये मीडिया ट्रायल जो चलाना ये घातक सिद्ध हो सकता है, बापू के लिए भी घातक सिद्ध हो सकता है, प्रोसिक्यूशन के लिए भी घातक सिद्ध हो सकता है। जरूरी नहीं है कि भाई ये वन तरफा। सो मेरा आपसे निवेदन एक ही है, मैं हर चैनल पे एक ही बात कह रहा हूँ कि ठीक है, लेकिन आप किसी में तो आस्था रखोगे, यहीं पे बैठ के फैसला कर दिया जाए? नहीं, सही है आपकी बात मिस्टर मेनन। एक चीज जो कहीं ना कहीं डाउट कर रही है कि जिस तरह से ये कहा जा रहा है, आपकी तरफ से भी कहा गया कि लड़की नाबालिग नहीं है, वो बालिग है, और उसके रिकॉर्ड्स को चेक करने के लिए जहां की वो रहने वाली है वहां से जो सर्टिफिकेट्स है वो मंगवाए जाएं। तो जो आसाराम बापू के सर्टिफिकेट जो उनके आश्रम में वो जहां रह रही थी, वहां के सर्टिफिकेट्स उसे नाबालिग शो करते हैं, तो क्या वहां भी कोई गलती हुई है? आपने बात को देखो, आप पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत तजर्बेकार लोग हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हो आप। हमारा कहना ये है कि असली बच्चे का जिस डॉक्यूमेंट के आधार पर एडमिशन हुआ स्कूल में, हाँ। वो डॉक्यूमेंट मंगाओ। अगर लड़की बालिग है तो बालिग है, नाबालिग है तो नाबालिग है, तो डॉक्यूमेंटरी एविडेंस तो चाहिए। अक्सर होता है, मैं अपनी बता देता हूँ, मेरी 4 महीने कम है, तो इस तरह से लड़की अब 17 साल की है, अगर वो 18 साल की हो जाती है तो पॉक्सो बेलेबल ऑफेंसेस बन जाते हैं, तो बापू की बेल होती, उनको अरेस्ट न करना पड़ता। हाँ। तो अब जितना बड़ा आडंबर रचा हुआ है, मैं आप लोगों से एक ही विनम्र निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप थोड़ा सा विश्वास रखो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पर, और न्यायालय में विश्वास रखो। धैर्य से काम हम भी ले रहे हैं तो आप भी ले लो। मिस्टर मेनन, आप क्योंकि आसाराम बापू से लगातार मिल रहे हैं, उनकी मेंटल कंडीशन कितनी है? इस सब के चलते वो कितना मेंटली स्टेबल है कि मेरे को न्याय मिलेगा? हाँ। जितना भी ये मेरे को बदनाम, मैं चंद्रा स्वामी तो एग्जाम्पल है, मैं उनका भी लॉयर हूँ। हाँ। वो तो एग्जाम्पल है, 9 महीने जेल में रखने के बाद वो बरी हुए हैं, तो फिर तो थोड़ी हमें आस्था रखनी चाहिए ना, और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का इंतजार तो करो। और फिर कल को आपको भी, मुझे भी, हर किसी नागरिक को इस देश में अल्टीमेटली जुडिशरी में तो भरोसा है ना? नहीं, जुडिशरी में भरोसा है, बिल्कुल है, जुडिशरी अपना काम भी कर रही है। मिस्टर मेनन, वक्त की कमी है, सिर्फ आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आप आसाराम बापू से डायरेक्टली इन टच हैं, उनके लॉयर हैं, उनकी मेंटल स्टेबिलिटी इस वक्त क्या है? क्या वो स्टेबल हैं या कहीं ना कहीं खुद को थोड़ा सा टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं? नो, 4 दिन में पहले मिलके गया हूँ, साधु है, संत हैं,
उनका क्या है, उनको वो कहते यहाँ है या वहाँ, उनमें कोई फर्क नहीं है। उनका कहना है मुझे न्यायालय में पूरा विश्वास है और मेरी सच्चाई सामने आएगी संसार के आगे, उनको कोई किसी प्रकार की ऐसी बात नहीं है। तो आप फ्यूचर कोर्स में अब बेल की जो एप्लीकेशन आज जो डेट पड़ गई है उसको लेकर क्या सोचते हैं कि बेल के लिए कितनी आसान है? वो भी प्रोसिक्यूशन ने डेट मांगी है, हमने डेट नहीं मांगी है, हमने तो आर्ग्यू कर दिया है। बाकी देखते हैं, भविष्य के गर्भ में है फैसला, तो न्यायालय ने करना है। हाँ, कितने होपफुल हैं आप बेल को लेकर? वो मैं इसी समय कमेंट, हमेशा हर क्लाइंट होपफुल होता है, बाकी जो भी फैसला होगा सिर माथे पे होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बेहतर मिस्टर मेनन हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। ये थे के मेनन, आसाराम बापू के वकील हैं जो उनका केस लड़ रहे हैं और डायरेक्टली उनके साथ इन टच रहते हैं, उनसे बात करते हैं। और के मेनन का ये कहना था कि ज्यूडिशरी पर भरोसा है, अब देखते हैं कि आगे केस किस और चलता है। लेकिन साथ ही साथ वो ये जरूर ये भी कहते हुए नजर आए कि इट्स टू इमेच्योर कि अगर वो अभी इन बातों पर कोई भी कमेंट करते हैं तो कमेंट करने से वो बचते हुए जरूर नजर आए। ये भी उनका कहना है कि पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है बापू को फंसाने के लिए, लेकिन इसके पीछे कौन है इसका खुलासा करने से वो जरूर घबराते हैं। इसी बीच ब्रह्म प्रकाश शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रह्म प्रकाश जी, आप हैं हमारे साथ? शायद ब्रह्म प्रकाश जी हमारे साथ नहीं है। बहरहाल, बापू की दादागिरी, आसाराम बापू की दादागिरी चर्चा हम ये कर रहे थे। के मेनन भी हमारे साथ जुड़े, सुनील जो उनके मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं वो भी जुड़े। उन्होंने भी कहीं ना कहीं डिफेंड करते हुए यही कहा कि बिल्कुल गलत चीजें ये फैलाई जा रही हैं, आसाराम बापू दादागिरी नहीं कर रहे हैं और ना ही उनके आश्रम के लोग। बहरहाल, इसका फैसला तो हम वक्त पर छोड़ते हैं कि ये अगर दादागिरी है तो आखिर ये दादागिरी कब बंद होगी, और वक्त आने पर वक्त ही बताएगा कि क्या सच्चाई है। फिलहाल हम लेते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार। हमसे जो टकराई वो दीवार भी गिरी, दादागिरी अपन की दादागिरी। हरियाणा की माटी से जुड़ा किसानों की सुनने वाला, किसानों की बोलने वाला, किसानों की आवाज सरकार तक पहुंचाने वाला, किसानों के सुख दुख का साथी, जनता टीवी, आपकी ताकत। वादों की बुनियाद पर खड़ी सियासत, सच्चे झूठे वादों की अब खुलेगी पोल। आपकी अदालत में आपका एमएलए, देना होगा आपके सवालों का जवाब, देना होगा हर हिसाब। हम पहुंचाएंगे आप तक आपके एमएलए का रिपोर्ट कार्ड। आपका एमएलए देखिए सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ जनता टीवी पर। हरियाणा की संस्कृति के हर रंग, जनता से जुड़ी हर खबर देखिए जनता टीवी पर। हर नागरिक की एक पहचान, जन्म से लेकर मृत्यु तक, स्कूल से लेकर अस्पताल तक, सबका एक यूनिक नंबर, एक ही नंबर से हर जगह एंट्री। तो यूआईडी को बनाओ हथियार। बात हमने भी, आंखें हमारी भी नम होती हैं, मगर क्या करें, हर हाल में खबर तो आप तक पहुंचानी है। हम पहुंचाते हैं हर हाल में आप तक हर खबर। कभी कभी सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल होता है। ऐसे में हर खबर की नब्ज पर हमारी पकड़, हमारी पहचान, जनता टीवी।
आपकी ताकत।